में और मेरा नाम है पार्थो मुखर्जी। मैं ESPN स्टार स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहा एक प्रोड्यूसर और एक स्पोर्ट्स कास्टर और कमेंटेटर के नाते, और अब जबकि विश्व कप में भारत की एक शर्मनाक हार हुई है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि आपके साथ एक बार फिर से बातचीत किया जाए। तो आज का मुद्दा है इस वीडियो ब्लॉग का भारत की हार, एक बहुत ही शर्मनाक हार इस विश्व कप में, और इसका कारण हम जानना चाहेंगे कि हुआ क्या। अगले ब्लॉग में मैं इस बारे में जिक्र करूंगा कि जो टीम आई थी वेस्ट इंडीज में, क्या वो टीम वाकई सही थी। लेकिन फिलहाल इस ब्लॉग का मुद्दा है कि भारत की हार क्यों हुई, और इस हार की शुरुआत हुई बांग्लादेश के विरुद्ध, क्योंकि अगर भारत बांग्लादेश के विरुद्ध ना हारता तो श्रीलंका के विरुद्ध हारने से भी बात बन जाती, क्योंकि बरमूडा और बांग्लादेश को हराने से भारत फिर भी सुपर 8 में पहुंच सकता था। लेकिन भारत की हार क्यों हुई, पहले बांग्लादेश के विरुद्ध और अब श्रीलंका के विरुद्ध। सबसे पहले हम नजर डालते हैं बल्लेबाजी की ओर। बल्लेबाजी में अगर आप देखें तो बैटिंग क्रम यानी कि जो बैटिंग ऑर्डर था वो पिछले 2 साल से तय ही नहीं हुआ था, और इन सारी चीजों के लिए मैं दोषी मानता हूं एक व्यक्ति को, और उस व्यक्ति का नाम है श्री ग्रेग चैपल, जिन्होंने अपनी इतनी बेअदबी दिखाई, बदतमीजी दिखाई, लेकिन फिर भी उनको किसी ने ये नहीं कहा कि आप तमीज से पेश आई। उन्होंने कोलकाता के दर्शकों को अपने हाथ के बीच की उंगली दिखा दी, जो कि एक बहुत ही गंदी बात समझी जाती है पश्चिमी दुनिया में, लेकिन उनसे किसी ने नहीं कहा कि आपने ये बदतमीजी की। अगर किसी और देश में लोगों को आत्मसम्मान और आत्मगौरव का ख्याल होता तो श्री चैपल को उसी वक्त उनके कॉन्ट्रैक्ट के बाकी पैसे थमाकर कह दिया जाता कि आप इस देश से निकल जाइए, उनको धक्के मार के निकाल दिया जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी सीने और चौड़े हो गए। उन्होंने BCCI के कुछ खास लोगों की चाटुकारिता की, उनके तलवे चाटे, लिहाजा उन्होंने सोच लिया कि उनकी स्थिति पक्की हो गई, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो भले ही कुछ भी करते रहे, किसी को भी अपनी बीच की उंगली दिखाते रहे और बैटिंग क्रम के साथ कुछ भी करते रहे। और उनके इन प्रयासों में काफी मदद मिली राहुल द्रविड़ से। मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री ग्रेग चैपल ने अपना पहला ध्येय बनाया, निशाने पर रखा सौरव गांगुली को, क्योंकि वो जानते थे कि सौरव गांगुली हां में हां मिलाने वाले व्यक्ति नहीं है। इस कारण से उनको हटाया। सौरव गांगुली को जगमोहन डालमिया का चमचा समझा जाता था, लिहाजा श्री ग्रेग चैपल ने डालमिया के तमाम जो विरोधी पक्ष थे उनके तलवे चाटने शुरू कर दिए। उनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जो सठिया जा चुके हैं, उनका तो दिमागी काम नहीं करता है, उनके तो उन्होंने चरण पकड़ लिए। लिहाजा उन्होंने ग्रेग चैपल तो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि मुझे अब कोई हाथ नहीं लगा सकता। गांगुली रास्ते से हटा और राहुल द्रविड़ के भाग्य में छीका टूटा, वो कप्तान बन गए। कप्तान बनने के वो योग्य नहीं है, वो बेहद अच्छे बल्लेबाज हैं, दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक है, लेकिन कप्तानी के लिए अलग किस्म का उत्तरदायित्व होता है, वो निभाने की उनके अंदर क्षमता थी नहीं। और पिछले 2 साल तक उन्होंने ग्रेग चैपल के हां में हां मिलाई। ग्रेग चैपल ने बैटिंग क्रम को तोड़ मरोड़ डाला, लिहाजा विश्व कप में कौन ओपन करे, कौन 1 डाउन पे आए, 3 डाउन पे आए, वो तय ही नहीं हो पाया। रॉबिन उथप्पा को ओपनिंग करने के लिए भेजा गया, जबकि बहुत सारे लोगों का मानना था, और मैं भी ये मानता था कि सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की ओपनिंग जोड़ी बहुत बढ़िया थी, बहुत कारगर थी, और अगर वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग में कामयाब नहीं हो रहे थे तो उनको लोअर बैटिंग में नीचे लाया जा सकता था। बहरहाल बांग्लादेश के विरुद्ध कोई नहीं चल पाया, और उसमें काफी हद तक मैं दोषी मानता हूं उस महान खिलाड़ी को जिसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन रमेश तेंदुलकर का सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उनके बाएं हाथ की जो पकड़ है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। लिहाजा बल्ला थोड़ा सा घूमता है, वो बार बार गेंद उनके बैट पे आती है, इनसाइड एज लिया जा रहा है, और वो श्रीलंका के विरुद्ध बोल्ड भी हो गए। लेकिन उनसे कहेगा कौन कि आप अपने आप को पूरी तरह से ठीक करिए फिर टीम में आइए, क्योंकि एक वो मुंबई के हैं, वेंगसरकर इस समय चयन समिति के अध्यक्ष हैं, और श्री शरद पवार इस समय BCCI के अध्यक्ष हैं। और दूसरी बात यह कि भारत में तमाम करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो मूर्खतापूर्ण अपना जज्बात दिखाते हैं श्री सचिन तेंदुलकर के प्रति। लिहाजा किस व्यक्ति के अंदर इतना गुर्दा है या इतना जिगर है कि वो कह दे कि सचिन तेंदुलकर आप अपने आप को, सेहत को ठीक करिए, पूरी तरह से फिट हो जाइए, साबित कीजिए, फिर टीम में आइए। और वो तो कहते हैं कि नहीं, मैं तो शायद 2011 तक खेलना चाहूंगा। यहां पर तो 2007 में वो टाए फिस हो गए और वो बात कर रहे हैं 2011 की। मुझे मालूम है कि मैं जो बातें कह रहा हूं वो तमाम सचिन समर्थकों को अच्छी बात नहीं लगेगी, उनके गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई खिलाड़ी कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, एक समय खुद को सोचना चाहिए, आंकना चाहिए कि क्या मैं इस समय उस स्थान पर रहने लायक हूं या नहीं हूं। अगर नहीं हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे सेहत में कुछ कमी है, मेरी तकनीक में कुछ कमी है, कहां मैं कुछ गड़बड़ा रहा हूं। लेकिन ये बात तो तय है कि उनके खेल में वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंधे मकान राजा है। अगर उनके बायां हाथ काम ना भी करे, उसमें ताकत ना भी रहे, लेकिन वो फिर भी आज इतने अच्छे हैं कि वो भारत में 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या में काफी अधिक तमाम बल्लेबाजों से वो अभी भी अच्छे हैं। शायद राहुल द्रविड़ उनसे थोड़ा सा बेहतर साबित हो सकते हैं आज की तारीख में।
तो लिहाजा वो टीम में है और वो जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। वो श्रीलंका के विरुद्ध 0 पे आउट हो गया, बांग्लादेश के विरुद्ध भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया और मुंह लटका के वापस चले गए थे। इसके अलावा बांग्लादेश के विरुद्ध जिस तरह की खराब प्रदर्शन की भारत की बल्लेबाजों ने, वो तो निहायत शर्मनाक थी और वहीं से भारत का विश्व कप से बाहर का जाना एकदम शुरू हो गया। वहीं से दरवाजा खुल गया कि भारत अब शायद बाहर जा सकता है। और श्रीलंका के विरुद्ध भारत ने कैसे सोच लिया होगा कि हम तो जीत के ही आएंगे, मरो या मारो वाली बात थी। लेकिन श्रीलंका ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्होंने हार के श्रृंखला में अपने 2 खास खिलाड़ियों को नहीं भेजा था, मुरलीधरन को और चमिंडा बास को, क्योंकि वो 2 इक्के थे जो उन्होंने अपने जेब में रखे थे और वही 2 इक्के जब आ गए इस मैच में तो भारत की पारी एकदम पूरी तरह से लड़खड़ा गई। सौरव गांगुली अच्छा खासा खेल रहे थे पिछले कुछ पारियों में, लेकिन जहां उनके सामने क्वालिटी बॉलिंग आई, चमिंडा बास आ गए और उनको पूरी तरह से बांध दिया। कितनी समझदारी के साथ महिला जयवर्धन ने कप्तानी दिखाई कि इस तरह से फील्डिंग सेटिंग की कि एकदम हड़बड़ाहट में आ गए, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए सौरव गांगुली और लिहाजा अपना विकेट गंवा बैठे। केवल वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ ने अपने आप को किसी तरह से संभाला, लेकिन उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी कुछ नहीं कर पाए। इस विश्व कप में पूरी तरह से वो फ्लॉप रहे। उनकी दूसरी जगहों में चर्चाएं ज्यादा होती रही कि कौन सी अभिनेत्री के साथ शायद उनका रिश्ता जुड़ रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है। युवराज सिंह भी इस मैच में पूरी तरह से फ्लॉप हो गए और भारत को श्रीलंका के विरुद्ध हारना पड़ा। और अब रविवार के मैच में आंखें टिकाए बैठे हैं कि क्या बरमूडा बांग्लादेश को हरा देगा और भारत को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि बांग्लादेश के हाथ में आई हुई जो ये मौका है वो जाने नहीं देंगे। लिहाजा कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस भारत के हार के लिए, विश्व कप में इस खराब प्रदर्शन के लिए नंबर 1 व्यक्ति जो दोषी है वो है ग्रेग चैपेल। लिहाजा उनको इस समय तुरंत कह देना चाहिए कि पहले टिकट के साथ आप ऑस्ट्रेलिया वापस जाइए। श्री शरद पवार कहते हैं कि हम उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। अरे बातचीत क्या करना है, उनसे कहिए कि आप जाइए। आपने तबाह कर दिया है भारत के बल्लेबाजी के क्रम को। आपने टीम में दरार डालने का आपने जो नीति बनाई थी 2 साल पहले, उस नीति ने टीम को एकदम बिखेर के रख दिया है। दूसरी बात यह कि राहुल द्रविड़ से कहा जाए कि आपकी कप्तानी तो वैसी थी विश्व कप तक, विश्व कप खत्म हो चुका है भारत के लिए, लिहाजा आप भी कप्तानी को एक तरफ रख दीजिए। अब एक नए कप्तान की जरूरत है। मैं नहीं कह सकता कि कौन होना चाहिए, वो मेरे आने वाले ब्लॉग्स में देखिएगा। और एक दिलचस्प बात आपको बता दूं कि विश्व कप में बांग्लादेश के विरुद्ध मैच से पहले एक भविष्यवाणी की थी, एक अखबार के वेबसाइट पे मैंने पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश जीतेगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो बकवास है, लेकिन बांग्लादेश जीत गया। तो कभी कभी ये भविष्यवाणियां भी जो ज्योतिष लोग करते हैं कभी कभी शायद तुक्के में सही हो जाती है। बहरहाल भारत को अब बरमूडा के सहारे बैठना पड़ रहा है, लेकिन उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। भारत को आके बहुत कुछ सोच विचार करना पड़ेगा और आपसी फूट जो रहती है हमेशा भारत के तमाम विषयों में, और भारत का इतिहास आपसी फूट की वजह से प्रसिद्ध रहा है कि कैसे तीसरे व्यक्ति ने, बाहर के लोगों ने भारत की आपसी फूट का फायदा उठाया। लिहाजा अब शरद पवार ये सब न करें कि वो जगमोहन डालमिया का समर्थक है या नहीं है और क्या है, और इस समय ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना पड़ेगा कि भारत के क्रिकेट को फिर से जीवित करने के लिए उसमें किस तरह से प्राण फूके जाए। तो अगले ब्लॉग के लिए प्रतीक्षा कीजिए और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।